हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मरुद्रा जी के क्लासेज में। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों की, और विश्व की जनजातियों के अंदर हमारी जो प्रेजेंट में जो जनजाति चल रही थी वो है भील जनजाति। पिछली क्लास में हमने भील जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में जाना था। आज भील जनजाति के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। तो देखिए भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की हम बात करें कि भील जनजाति किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करती है, जीविकोपार्जन हेतु किस प्रकार के क्रियाकलाप करती है। तो शुरू करते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि व पशुपालन है। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने टॉपिक बिंदु है, जो मुख्य बिंदु है, मुख्य तथ्य, वो मैंने पहले से ही बोर्ड पे लिख दिए, क्योंकि अगर मैं बार बार क्लास के अंदर मैं लिखूंगा तो इससे हमारा जो वीडियो हमारी क्लास से बड़ी हो जाएगी और हमारे कुछ वीडियो है जो और बढ़ जाएंगे। इससे हमारा जो सिलेबस है वो टाइम टू टाइम बेटा टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस वजह से मैंने ये जो मुख्य जो थ्योरिकल पार्ट है इसके कुछ बिंदु है मैंने बोर्ड पे लिख दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आराम से इसको क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो देखिए शुरू करते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है? खाद्य संग्रहण, आखेट और आदिम कृषि व पशुपालन है। देखिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि अपन विश्व की जनजातियां पढ़ रहे हैं और जनजातियों का मुख्य कार्य जो क्रियाकलाप है वो भी आदिमी है। ठीक है, जैसे आखेट है, समझ में आ गया। संग्रहण है, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, आखेट है, संग्रहण में अगर कोई जनजाति कृषि करती है तो वो भी आदिम तरीके से कृषि करती है, अभी बताऊंगा आदिम कृषि। और या फिर पशुपालन है। ठीक है, अगर आपको किसी भी जनजाति के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहला उसका जो क्रियाकलाप क्या होगा कि आखेट है। वो सबसे पहले क्या करता है? शिकार करता है। ठीक है, तो देखिए, तो इनकी आजीविका का, किनकी आजीविका का? भील जनजाति की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण का मतलब ये जो भोजन है उसको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। दूसरा है आखेट। आखेट सब जानते हैं, बार बार काफी टाइम हो गया अपने को पढ़ते हुए। आखेट क्या होता है? शिकार होता है। और आदिम कृषि, कौन सी कृषि बेटा? आदिम कृषि करते हैं। आदिम कृषि कौन सी होती है? जो पुराने तरीके से, पुराने औजारों से की जाती है आदिम कृषि, जिसके अंदर आती है आपकी कौन सी? झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि। ठीक है, ये भील करते हैं। और पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये भील जनजाति का अध्ययन भी हम मुख्यतः उन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर करेंगे जो हम पिछली जनजातियों के बारे में करते आ रहे हैं, ताकि इसका सही तरीके से डिटेल से अध्ययन कर सके और बढ़िया से बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम इससे प्राप्त कर सके। और ऐसी जानकारी, ऐसे तथ्य ये मैंने आपके सामने लिख रखे हैं जिससे परीक्षा के अंदर एक भी क्वेश्चन, विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो वो आपके सिलेबस, इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप इसको समझिए। तो देखिए वही 5 बिंदु लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्या? आखेट। सबसे पहले क्या लेते हैं? आखेट। दूसरा बिंदु है भोजन। तीसरा है वस्त्र। चौथा है निवास गृह। और 5वां है औजार व बर्तन। ठीक है, पहला कौन सा है? आखेट। दूसरा है भोजन, तीसरा है वस्त्र, चौथा है निवास गृह और 5वां है औजार व बर्तन। हम इन 5 बिंदुओं के बारे में जानने के बाद हमारा भील जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है ना। उसके बाद में जो समाज संस्कृति और आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क जो चल रहा है, जो हर जनजाति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, वो इसके बारे में पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आज ही भील जनजाति है जो हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि जल्द से जल्द आगे की क्लास के अंदर गौण जनजाति पूरी करके और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ा जाए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं हम आखेट। आखेट सब जानते हैं क्या होता है? आखेट का मतलब होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। तो ठीक है, आखेट का तरीका देखते हैं। इनका आखेट करते हैं, क्या करते हैं, किसका करते हैं। तो देखिए आखेट
अब हम बात करते हैं आखेट। तो जंगलों में तीर कमान से, सबसे महत्वपूर्ण बात, किससे करते हैं? तीर कमान से। जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। अब देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको शुरू से ही बताया था, भील शब्द की उत्पत्ति बिल्लू से हुई है, द्राविडियन भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तीरंदाज, यानी ये तीर चलाते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है क्या, कि आखेट किससे करेंगे? ये तीर कमान से करते हैं। अब कहां करते हैं? जंगलों में। जंगलों में करेंगे तो जंगली जानवरों का ही करेंगे, अरे जंगली जानवरों का ही करेंगे, तो ठीक है। तो जंगलों में तीर कमान से ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं। एनी डाउट? नहीं। आगे देखो, दूसरा, पुरुष की बात करें, पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। जो भील जनजाति के पुरुष हैं वो मछली भी पकड़ते हैं तालाबों से, ठीक है। शिकार तो करते ही हैं, साथ ही तालाबों से मछली भी पकड़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लगभग 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। अब देखो, ठीक है, अभी आखेट भी करते हैं, ये संग्रहण भी करते हैं, लेकिन भीलों के अंदर एक नया जो तथ्य है वो ये है, जो कि एस्किमो और बुशमैन में नहीं था। समझने का प्रयास कीजिए, जो नई जानकारी हमारे सामने निकलकर यहां आ रही है वो क्या आ रही है कि ये लोग, अब आज की वर्तमान की बात करें तो आज 80% भील, 100 में से 80% जो भील है वो क्या करने लग गए हैं? कृषि करने लग गए, खेती करने लग गए हैं बेटा, ठीक है। और कृषि भी कैसी करते हैं? ये आदिम कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं? आदिम कृषि करते हैं। तो आदिम कृषि का रूप में आपको बताऊं तो आदिम कृषि में, कृषि की बात करें, कृषि कार्य करने लगे। कौन सी कृषि? आदिम कृषि। और आदिम कृषि में कौन सी? झूमिंग कृषि, ठीक है क्या? कौन सी कृषि कर रहे हैं? झूमिंग कृषि या स्थानांतरणशील कृषि। समझ में आ गया क्या? इनको अन्य अन्य स्थानों पर अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झूमिंग कहते हैं, राजस्थान के दक्षिण भाग में वालरा कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसी प्रकार से और अन्य देशों के अंदर कहीं पर इसको रे, कहीं लदांग, ठीक है ना, अन्य अन्य नामों से इसको जाना जाता है। अभी हम बात, स्थानांतरणशील कृषि का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? स्थानांतरित कृषि के अंदर एक जगह पर क्या करते हैं ये लोग? पेड़ों को काटते हैं, उनको जलाते हैं और उसके बाद भी वहां पर खेती करते हैं। ये प्रक्रिया 2-3 साल तक रहती है वहां पर, जब तक वहां उत्पादन उनको मिलता रहता है। उसके बाद उसी स्थान को छोड़कर क्या कर देते हैं? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वहीं जा पर यही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। वहां जाके पेड़ों को काटते हैं, जलाते काटते हैं, इसलिए इसको कर्तन कृषि भी कहते हैं। जलाते हैं इसलिए इसको दहन कृषि भी कहते हैं। समझ में आ गया ना? और स्थान परिवर्तन हो गया हर तीसरे चौथे साल, तो इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, जो कि आपने 11वीं क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा होगा। और नहीं पढ़ा है तो इसके लिए आगे और जो चैप्टर आएंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप और भी जो अन्य पढ़ेंगे अपन चैप्टर, उनके अंदर इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं भील जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट की। और आखेट के अंदर यह बता रहा हूं कि 80% भील अब क्या करने लग गए हैं बेटा? 80% भील अब कृषि कार्य करने लग गए हैं। कौन सी कृषि करते हैं? आदिम कृषि करते हैं। आदिम कृषि में झूमिंग कृषि कहते हैं। क्लियर? अब देखो, जो सबसे वेरी वेरी मोस्ट जो बिंदु है वो अब है क्या, कि अगर ये झूमिंग कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं, अगर ये झूमिंग कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं तो उसको तो कहते हैं क्या? चिमाता। क्या कहते हैं बेटा? चिमाता। और अगर ये झूमिंग कृषि मैदानी क्षेत्रों में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दजिया। क्या कहते हैं? दजिया। कई बार परीक्षाओं के अंदर आपसे ये पूछा गया है, तो आप इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए और बढ़िया तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं वैसे इसको आप नोट कर लीजिए। क्या? भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को, भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। कौन से क्षेत्रों में? अगर ये पहाड़ों में करते हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट है, भीलों द्वारा मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं बेटा। क्लियर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको मोस्ट करके लिख लीजिए और ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बिंदु हमारा भोजन। अब इनके भोजन की बात करते हैं कि ये कौन सा भोजन खाते हैं और क्या क्या खाते हैं भोजन के अंदर। तो देखिए, भोजन वर्ष पर्यंत का मतलब होता है पूरे वर्ष भर, पूरे साल भर भीलों का मुख्य भोजन मक्का है भाई। क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं। हम क्या, अपन क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं। समझ में आ रहा है ना? और साउथ में क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। उसी प्रकार जो ये भील है पूरे वर्ष भर क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं बेटा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे देखिए,
उत्सवों और प्रतिभोज के अवसर पर ये चावल चोखा व लापसी बनाते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे करते हैं। अपन भी होली दीपावली, जो भी इनके भी मुख्य त्योहार है होली और दीपावली, अपने भी मुख्य त्योहार है होली और दीपावली। तो होली और दीपावली पर जैसे हमारा उत्सव है, कोई त्योहार है, उस पर अपन क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं। उसी प्रकार ये भी क्या बनाते हैं बेटा, चावल बनाते हैं। जो ये चावल को अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, चोखा। क्या बोलते हैं, चोखा। और ये लापसी भी बनाते हैं, जो कि अपने सबके घर में बनती है। ठीक है, आगे बात करें रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मक्का खाते हैं तो शाकाहारी है, नहीं। हम भीलों को पूर्णतः शाकाहारी नहीं कह सकते हैं। भील रीति रिवाजों पर और परंपराओं के अनुसार कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहना उचित नहीं होगा कि भील शाकाहारी होते हैं, भील मांसाहारी होते हैं। ठीक है भाई। और फिर है भील व्यसनी होते हैं भाई। व्यसनी का मतलब नशा करते हैं ये लोग। महुआ से निर्मित मदिरा शराब होती है से अधिक व्यसनी होते हैं, अधिक व्यसनी होती है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, महुआ है, महुआ से क्या करते हैं, महुआ की छाल से, ठीक है ना, महुआ की जो महुआ का पेड़ आता है उसकी छाल से क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। और उस मदिरा का, उस शराब का ये लोग सेवन करते हैं, नशा करते हैं। समझ में आ गया आपको मेरी बात। तो इसमें किसी भी बिंदु में आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दो हो गया हमारा, एक हो गया कौन सा, आखेट, दूसरा हो गया भोजन। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर, और वो है वस्त्र। तो देखिए अब है नेक्स्ट बिंदु स, वस्त्र। अब इनके वस्त्रों की अगर हम बात करें कि भील जनजाति के जो पुरुष और महिलाएं हैं वो किस प्रकार के वस्त्र पहनती है और उन्हें क्या कहा जाता है, तो देखिए। तो वस्त्रों की अगर हम बात करें तो वस्त्र, पुरुष, सबसे पहले किन के वस्त्रों की बात करेंगे, पुरुषों के वस्त्रों की बात करेंगे भाई। ठीक है, तो पुरुष क्या क्या पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं कमीज, धोती, साफा। पुरुष क्या पहनते हैं, कमीज, धोती, साफा। देखिए एक थोड़ी सी जानकारी ये है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय इनके वस्त्र बहुत ही कम थे, क्योंकि ये जनजाति थी और उस समय पेड़ों की छालों से, पत्तों से ही, पत्तों को लपेट कर ही ये उनको वस्त्रों के रूप में प्रयोग में लेती थी। लेकिन धीरे धीरे जो जो इनका विकास हुआ है, अब ये पुरुष तो क्या पहनते हैं, कमीज, धोती और साफा। और आजकल ये कौन, पुरुष पैंट और शर्ट भी पहनने लगे हैं भाई। ठीक है, दूसरा है अगर हम बात करें स्त्रियों की, स्त्रियां किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करती है, तो स्त्रियां पहनती है घाघरा, काचली व लुगड़ी। घाघरा, काचली व लुगड़ी का वस्त्रों के रूप में प्रयोग करती है कौन, स्त्रियां। ठीक है, अब जब हमने वस्त्रों के बारे में जान लिया तो क्या ये आभूषण भी पहनते हैं, तो देखिए इनके आभूषणों की अगर हम बात करें तो आभूषण में ये चांदी के आभूषण, जस्ते के आभूषण, पीतल के आभूषण और निकिल से बने आभूषण पहनते हैं। मतलब ये निकिल, जस्ता, तांबा और चांदी के, यानी लगभग सभी के आभूषण ये लोग पहनते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, भील जनजाति के वस्त्रों की। तो इसमें पुरुष तो क्या पहनते हैं, कमीज, धोती और साफा। आजकल ये पैंट शर्ट पहनने लगे, और स्त्रियां घाघरा, कांचली और लुगड़ी। ठीक है, अब चलते हैं अगला बिंदु निवास गृह की तरफ। ठीक है, निवास गृह की बात करें तो इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण, देखो सघन होते हैं, प्रकीर्ण होते हैं, लेकिन अभी यहां कौन सा शब्द यूज में लिया गया है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है कि इनके जो मकान है वो कैसे होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं, छितरे बिखरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, छितरे बिखरे हुए होते हैं, पास पास में गुच्छित रूप से, सघन रूप से नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, प्रकीर्ण होते हैं। और झोपड़ियां खेत के छोटे टुकड़े के मध्य टीलों पर बनाई जाती है। और जो ये झोपड़ियां होती है जो प्रकीर्ण प्रकार की होती है, वो भी खेत के बीच में जो ऊंची जगह होती है जिसको क्या बोलते हैं, टीला, उस टीले पर बनाई जाती है। अब टीले पे बनाने के बहुत सारे फैक्ट है। क्या फैक्ट है कि एक तो कोई दूसरी जनजाति इन पर आक्रमण करे तो ये ऊंचाई पर रहे तो उससे क्या कर सकती है, आसानी से सामना कर सकती है। दूसरा, कोई भी प्राकृतिक आपदा है, मान लो बाढ़ की स्थिति बनती है या अधिक वर्षा होती है किसी भी कारण से,
तो भी ये ऊंचाई पर बने रहने से इनके मकान अधिवास क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इस वजह से ये ऊंचे टीलों पर। साथ ही तीसरा, मान लो कि कोई भी खेत के अंदर कोई भी जंगली जानवर या अन्य कोई भी जानवर घुसता है तो भी वो उनको ऊंचाई पर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उससे भी इनका क्या हो जाता है, बचाव हो जाता है। तो बहुत सारे कारण है। तो झोपड़ियां खेत के मध्य जो ऊंची जगह होती है, ऊंचा टीला होता है, उस पर बनाते हैं। अब बात करें झोपड़ी की, तो झोपड़ी में क्या क्या बनाते हैं, कौन कौन सी सामग्री का ये लोग उपयोग करते हैं। तो देखो, घर की दीवारें, साइड में जो दीवारें बनाते हैं, झोपड़ी के चारों तरफ की दीवारें, वो दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से बनाते हैं। देखिए, जो वहां का स्थानीय संसाधन उपलब्ध है उसी से बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अपने यहाँ पत्थर ज्यादा है तो हम अपने जितने भी यहाँ आदिवास मिलेंगे आपको अधिकतर किससे मिलेंगे, पत्थरों से। जहां ईंटें ज्यादा बनती है वहां के आदिवास किससे बने हुए मिलेंगे, ईंटों से। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार इनके पास जो जो सामग्री उपलब्ध है वो उसी से बनाएंगे। तो क्या 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 हम काम में लेते हैं, पत्थर, मिट्टी और बांस। ठीक है, और इनकी जो छत है वो किससे बनाते हैं, खपरेल की बनी हुई होती है। और ऐसे निवास गृह का सबसे मोस्ट बिंदु अगला वाला, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इसको। ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि इनके छोटे गांवों के समूह को क्या कहते हैं, फला, और बड़े गांव के समूह को कहते हैं पाल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। छोटे गांव के, अगर इनका गांव छोटे हैं, कम झोपड़ियां हैं, कम लोग निवास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे छोटे गांवों के समूह को क्या कहते हैं, फला। अरे इनकी झोपड़ी को तो कहते हैं कू। क्या कहते हैं, जो ये झोपड़ी बनाते हैं उस झोपड़ी को क्या कहते हैं, कू। और झोपड़ियों का जो छोटी कम झोपड़ियां हैं उनके समूह को, जो गांव है, उसको तो कहते हैं क्या, फला। और बड़ा जो गांव होता है उसको बोलते हैं पाल। और इस पाल का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया, जैसे अपने क्या होता है सरपंच, प्रधान, उसी प्रकार इस पाल का जो मुखिया होता है उस मुखिया को बोलते हैं बेटा गमेती। क्या बोलते हैं, गमेती। छोटे गांव के समूह को फला, बड़े गांव के समूह को पाल, पाल के मुखिया को गमेती और इनकी झोपड़ियों को कू। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं इनके औजार व बर्तनों की तरफ कि इनके पास कौन कौन से औजार है, कौन कौन से औजार ये काम में लेते हैं और कौन कौन से बर्तन है। ठीक है, तो देखिए औजार व बर्तन। औजार की बात करें तो आप सबको पता है किससे शिकार करते हैं, तीर कमान यानी धनुष बाण से, और इनके पास तलवार खंजर भी होती है। और जो मोस्ट जानकारी है वो ये है कि इनके पास 2 प्रकार के बाण होते हैं बेटा। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बाण होते हैं। एक बाण को बोलते हैं हरियो और दूसरे को बोलते हैं रोबदो। रोपदो नहीं, रोबदो, वैसे बकरी, रोबदो। एक तो कौन सा होता है हरियो, दूसरा कौन सा होता है रोबदो। इनके पास 2 प्रकार के बाण होते हैं। और सबसे मोस्ट जो बिंदु है वो ये है फटकिया। ये आपसे परीक्षा के अंदर आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और पीछे भी कई बार परीक्षाओं के अंदर ये पूछा गया कि फटकिया से आपका क्या अभिप्राय है, फटकिया क्या है। तो देखो फटकिया क्या है, पक्षियों को पकड़ने का फंदा। मतलब पक्षियों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा बनाते हैं। फंदा, जाल, जिसमें क्या करते हैं, ये पक्षियों को पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फटकिया। क्या बोलते हैं बेटा, फटकिया बोलते हैं। और फिर है बर्तन। अब इनके बर्तनों की बात करें तो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं इनके। और मक्का पीसने की चक्की, आप सबको पता है किसका उपयोग करते हैं, मक्का का उपयोग करते हैं। पूरे वर्ष भर क्या खाते हैं, मक्का खाते हैं। तो ये मक्का पीसने की चक्की होती है। और बांस का पालना होता है, बांस से क्या बनाते हैं, एक पालना बनाते हैं। ये हो गया हमारे बेटा भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। इसमें किसी को भी कोई भी संशय हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से अभी क्लियर कर सकते हैं। नहीं है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इसका क्या, समाज व संस्कृति। अब बात करते हैं इनकी समाज व संस्कृति की कि ये किस प्रकार के समाज में रहते हैं, किस प्रकार की इनकी संस्कृति है। तो देखिए, भील अनेक पितृसत्तात्मक कुलों में संगठित है। पितृसत्तात्मक कुल, किस कुल में, कुल क्या होता है, एक समूह, एक कबीला, कौन से कुल का है। जैसे भगवान श्री राम किस कुल से थे, रघुकुल से। ठीक है ना, उसी प्रकार से तो भील अनेक पितृसत्तात्मक, यहां कैसा है, परिवार में किसकी मुख्य बात मानी जाती है, कौन है मुखिया, पिता। ठीक है, किस प्रकार का शासन है, पितृसत्तात्मक है। और कुलों में संगठित है कि वो उसके 4 पुत्र, फिर उसके 4 पुत्र, फिर उसके 4 पुत्र या 2 पुत्र, 1 पुत्र, इस प्रकार से एक बड़ा जो कबीला हो जाता है वो सारा कबीला क्या है, एक ही कुल का होता है भाई।
समझ में आ गया ना। एक जो कबीला होता है एक ही कुल का होता है, जैसे अपना पड़ोसी पड़ोसी, वो मेरे काका जी का है, वो मेरे ताऊ जी का है, वो मेरे बड़े ताऊ जी का है, ये हम क्या है एक ही कुल से हैं, तो ये हमारा क्या है कुल है। और साथ ही इसके अंदर सत्ता किसकी हाथ में होती है, पिता के हाथ में होती है, ठीक है। तो पितृ सत्ता आत्मक कुलों में होते हैं। प्रत्येक कुल का अपना गण चिन्ह होता है और हर कुल का, अब सारे बील एक ही कुल के नहीं होते, हर बील अलग अलग कबीलों में रहते हैं, तो अलग कबीलों के हिसाब से अलग अलग क्या हो गए, उनके कुल हो गए, और कुलों के हिसाब से उनका गण चिन्ह होता है। हर कुल का एक अलग ही गण चिन्ह होता है और एक कुल एक गांव में निवास करता है, चाहे वो फैलाओ चाहे पालो। मान लो एक कुल का कोई भी कुल है, उसमें 20 लोग हैं 30 लोग हैं, तो वो जिस गांव में रहते हैं तो वो सारे कुल वाले एक गांव में रहेंगे, दूसरे कुल वाले दूसरे गांव में रहेंगे, तीसरे कुल वाले तीसरे गांव में रहेंगे। अब छोटा कुल है तो गांव फला, बड़ा कुल है तो गांव पाल, ठीक है। फिर बात करते हैं भील, युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है भाई, चाहे वो युवा हो भील, चाहे बूढ़ा हो वृद्ध हो, उसकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वो शादी करके लाया हो और चाहे या उसको भगा कर लाया हो, ठीक है, लेकिन होती जरूर है, ठीक है। अगला, इनमें बहु पत्नी प्रथा भी पाई जाती है, एक से अधिक पत्नियां भी ये लोग रख सकते हैं। अपन बात कर रहे हैं किसकी, भीलों के समाज व संस्कृति की, ये एक से अधिक पत्नियां भी रख सकते हैं। और अगली बात है, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है, इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहा जाता है। देखिए, शादी के लिए जो प्रस्ताव आता है, सबसे पहले जो पहल करता है, सबसे पहले जो पहल करता है, प्रस्ताव आता है, वो कौन लेके आता है कि देखने वाले लड़के वाले आते हैं, ठीक है। और जब उनको लड़की पसंद आ जाती है तो वो क्या देते हैं, कन्या का मूल्य देते हैं। कौन देता है, लड़के का पिता। किसको देता है, लड़की के पिता को क्या देता है, पैसा देता है, मूल्य देता है, किसका, उस लड़की को, उस लड़की का मूल्य देता है लड़की के पिता को। तो इस प्रकार की प्रथा को क्या कहा जाता है, दापा। क्या कहा जाता है, दापा। इसको आप याद रखेंगे। और सबसे जो मोस्ट जानकारी वो है गोल गाधेड़ो प्रथा। क्या है, गोल गाधेड़ो प्रथा। क्या है, गोल गाधेड़ो प्रथा। इस प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता या साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती चुनने का अधिकार पाता है। समझ में आ रहा है ना। यह प्रथा ऐसी है कि उसमें भीलों का कोई भी युवा है, कोई भी युवक है, शूरवीरता और साहस हिम्मत दिखाने का कार्य करते हुए शादी करने के लिए युवती चुनने का अधिकार पाता है। नहीं समझ में आया, कैसे, मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी वृक्ष है, जैसे मान लो बरगद का पेड़ है, तो उस गांव में जितनी भी कंवारी लड़कियां हैं, इनकी तरफ से उत्सव आयोजन किया जाता है। वो कंवारी लड़कियां क्या करेगी, उसको घेर लेगी उस पेड़ को पूरे को, और अपने हाथ में क्या रखेगी, पत्थर, डंडे, लाठी, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे। और कोई भी युवक जो कि शादी करने का इच्छुक है, कोई भी युवक जो कि शादी करने का इच्छुक है, उसको किसी भी प्रकार से उन लड़कियों के उस घेरे को तोड़कर उस वृक्ष को जाके क्या करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा बेटा। तो वो छूना इतना आसान काम नहीं है कि वो जाएगा छू के आगे, ऐसा नहीं है। जब वो उसको छूने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो लड़कियां क्या करेगी, उसको उन पत्थरों से, उन डंडों से, उन लाठियों से उसकी पिटाई करेगी, बढ़िया तरीके से उसकी हजामत बनाएगी, फिटनेस बनाएगी। समझ में आ गया। उसके बावजूद भी अगर कोई साहस और वीरता के साथ आगे बढ़ते हुए उस पेड़ को या उस जो भी वो मानते हैं उसको अगर वो छू लेता है, तो फिर वो जितनी भी लड़कियां हैं उनमें से किसी भी अपने मनपसंद की युवती से शादी करने का अधिकारी हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये गोल गाधेड़ो प्रथा कही जाती है। इस प्रकार की प्रथा को क्या कहते हैं, गोल गाधेड़ो प्रथा। इसमें कोई भी युवक शूरवीरता साथ दिखाते हुए अपनी शादी हेतु युवती चुनने का अधिकार पाता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। ये पिछली जनजातियों में पढ़ाई, जनजातियां क्या होती है, अंधविश्वासी होती है और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। और मोस्ट जानकारी अगली, इनके जो प्रमुख नृत्य हैं घूमर और गैर। कई बार ये आपकी परीक्षा के अंदर, साथ ही कंपटीशन क्लासों के कंपटीशन जो एग्जाम हुई है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हुई है, उनके अंदर भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भीलों का प्रमुख निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य है, निम्न में से है या भीलों का प्रमुख नृत्य है, तो उसके अंदर कौन कौन सा है, घूमर और गैर। ठीक है, इसको याद कर लेना। आगे बात करते हैं बेणेश्वर मेला। देखिए
इसको आप मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। बेणेश्वर मेला क्या होता है? राजस्थान में सोम, माही और जाखम, देखिए तीन नदियां हैं, सोम, माही, जाखम, ये तीन नदियां मिलती है। इन तीनों का जब जहां तीन नदियां मिलती है, तीन नदियों का संगम होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी। तो सोम, माही, जाखम, जब ये तीनों नदियां मिलती है, कहां मिलती है? डूंगरपुर में। समझ में आ गया क्या? तो वहां पर इनका एक प्रसिद्ध मेला लगता है, उस मेले का नाम है बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला है। और ये कब लगता है? जनवरी फरवरी माह में लगता है। कब लगता है? जनवरी फरवरी माह में। तो देखिए राजस्थान में सोम, माही, जाखम के त्रिवेणी पर भीलों का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है। इस प्रकार लिख लेना, ठीक है ना। और इस मेले में क्या होता है? भगवान शिव की आराधना होती है, भगवान शिव की पूजा ये लोग करते हैं भाई। तो इसको कौन सा मेला है? बेणेश्वर मेला। फिर अगर बात करते हैं अपन रणघोष, ये जब बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं या एक टोली के अंदर या आक्रमण की स्थिति में होते हैं, तब एक रणघोष बोलते हैं। रणघोष होता है क्या? फायरे फायरे। क्या? गलत नहीं सुनना, भाईरे भाईरे नहीं है, क्या है? फायरे फायरे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अरे जैसे हम नहीं बोलते क्या भारत माता की जय, उसी प्रकार ही क्या बोलते हैं? फायरे फायरे। क्या है इनका? ये रणघोष है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बात करते हैं मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कौन होता है? इनका गाइडेंस करने वाला, इनका गाइड। तो ये उस गाइड को क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं बोलावा। क्या बोलते हैं? बोलावा। जैसे पालका मुखिया को क्या बोलते थे? गमेती। उसी प्रकार मार्गदर्शक को क्या बोलते हैं? बोलावा। आशा करता हूं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास बहुत ही मजेदार रही होगी। और साथ ही आपके अड़ोस पड़ोस में या अन्य किसी विद्यालय में या कहीं भी कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 12 का है, उससे आप बात कीजिए, उसको बताइए कि इस प्रकार की क्लासेस चल रही है। देखिए अभी स्कूलें ओपन होने में, ऑफलाइन क्लासेस लेने में काफी समय है, हो सकता है इस वर्ष खुले या नहीं खुले, तो कम से कम अपनी पढ़ाई का जो स्तर है वो हम बनाए रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। तो उनको आप कहिए, चैनल का नाम बताइए ताकि वो हमारे से जुड़े रहें, और इसको सब्सक्राइब करवाइए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि आप जो भी क्लास का नोटिफिकेशन है उनको टाइम पर मिलता रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ